आज हम खान हसनैन अकीब साहब से बात कर रहे हैं। सुबह में हमने उनसे तनकीद के बारे में मालूमात की, तनकीद की अहमियत क्या है, तनकीद के उसूल क्या रहते हैं, तनकीद के दबिस्तान किसे कहते हैं, और जब हम तनकीद का विचार करते हैं उसके पहलुओं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तब लिखने वालों की और वो पढ़ने वालों की जिम्मेदारी क्या है, ये भी सर ने हमको बताया। अब हम सर से मगरबी तनकीद के बारे में जानना चाहेंगे। पहले तो मैं सर का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। सर, तनकीद के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें हमको बताई, बहुत ही सरलता से सुलभता से हमको तनकीद के बारे में बताया, जिसके कारण हमारे स्टूडेंट्स के वो समझ में आ गया कि तनकीद का क्या मायने क्या है, क्या महत्व है, इसके उसूल क्या है। सर, अभी मगरबी तनकीद जो है वो बार बार बोली जाती है, उसका जिक्र किया जाता है, तो ये मगरबी तनकीद का जो प्रकार है या टाइप है उसके बारे में हमको बताए, और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी जी जी। तनकीद के माखज़ जिसको हम कहते हैं कि उर्दू में जब हम उर्दू तनकीद निगारी की बात कर रहे हैं तो ये उर्दू में तनकीद का रुझान आया कहाँ से है, तो हमको इसके दो ज़राए मिलते हैं, स्रोत। एक तो ये आया है जिसको हम रवायत कहेंगे, सही है ना। एक रवायत आ रही है मशरिक़ से, और उसके बिल्कुल एक सिक्के के जिस तरह से एक सिक्का है उसके दो पहलू हैं। वो वन साइडेड जो कॉइन था वो शोले में, सही बात है, अमिताभ के पास ही था वो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी वन साइडेड नहीं बनी है। सही बात है, सही तो ऐसे ही मगरबी और मशरक़ी तनकीद जो है वो एक दूसरे के पहलू ब पहलू चलते हैं। तो जब तनकीद में किसी चीज़ को जब कोई नई बात हो रही है तो हमारे सामने कोई ना कोई एक नमूना होता है, सैंपल होता है, हम उसको देखकर उसका एक चीज़ आप बनाने जा रहे हैं घर में, तो भाई कैसा बनाना, पहले तुम बना कर बताओ, फिर उसके ऊपर बन रहा है। तो ऐसे ही जब उर्दू तनकीद का काम शुरू हुआ, जैसे हमने सुबह के सेशन में आपने सवाल किया था, हमने देखा कि उर्दू में बाकायदा रवायत बहुत पुरानी नहीं है तनकीद की, लेकिन मशरक़ी तनकीद में जहाँ उर्दू आज खड़ी है, उर्दू मशरक़ी तनकीद में शामिल है, क्योंकि मशरक़ी में हमने देखा कि अरबी तनकीद आती है, उसके बाद अरब से वो तनकीद निकलकर अरब में एक और पहलू जो सुबह में मेरे और एक बात जहन में आई कि अरब में पहलू जो उसको जिस पैमाने से वो आंकते थे उसको कि शेर कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं कि भाई शेर में वो शेर नहीं है। कदामा बिन जाफ़र ने कहा कि वो शेर ही क्या जिसमें झूठ ना हो। तो इसका मतलब ये है कि एक पैमाना ये भी था कि शेर में जितना झूठ हो सकता है बोलो। तो होता यह था फिर कि वो एक अगर किसी माशूका का इतने भी बाल होंगे तो वो ले जाके उसको वो बाल उसके बढ़ते 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 मतलब वो उसको खूब लंबा कहाँ तक लेकर जाते थे। बराबर। तो इतनी झूठ एक बात पर चलती थी। लेकिन फिर कुछ दूसरे नक़ाद आए, तनकीद निगार, उन्होंने कहा कि नहीं, ये झूठ पर ये इसका ढांचा नहीं चलेगा। अगर आप फ़न को, अदब को अगर आप झूठ के पैमाने पर नापेंगे तो ये नहीं चलेगा। तो फिर बदलाव आ गया, चेंजेस आते हैं, बराबर। तो उसमें भी बदलाव आया। अब वहाँ से अगर हम अरबी तनकीद से अगर हम फ़ारसी तनकीद की तरफ आते हैं, जो सेकंड उसका पार्ट है, पार्ट 2, दूसरा हिस्सा उसका, कि ईरान की से तनकीद आई। ईरान की तनकीद का अरब के बाद ईरान का नंबर ही आता था, इसलिए कि आज का जो ईरान है, हम जानते हैं कि ईरान, उसका कैपिटल, राजधानी तेहरान,
हम ये समझते हैं। लेकिन आज के वो सारे कंट्रीज़ जो अलग अलग हो चुके हैं 92 में, रशिया के बराबर, ख़त्म होने के बाद, यूएसएसआर के, वो सारे कंट्रीज ईरान का भाग थे, हिस्सा थे उसका। तो और इन सारे कंट्रीज़ की जो सकाफ़ती बुनियादें थीं वो एक ही थीं। बराबर, जैसे समरकंद, बुखारा, आज जो आज़रबाईजान, आपके उज़्बेकिस्तान, ये सब एक ही आता था। अब ये सब अलग हो गए, तो अब ईरान सिर्फ ईरान रह गया। पहले ईरान नहीं था, वो एक मुकम्मल सकाफ़त की नुमाइंदगी करता था अरब के बाद दूसरे नंबर पे। लेकिन इतना हुआ कि तनकीद में, मशरक़ी तनकीद में ईरान ने अरब वालों का ततब्बो किया, यानी उनको ही अपना मॉडल रखा सामने। इसलिए ईरान में तख्लीक ज़्यादा मिलती है। इसलिए हम देखते हैं कि रूमी, आपने सुना होगा, हाँ, रूमी है, सादी शिराज़ी हैं, हाफिज़ शिराज़ी हैं, जामी हैं, ये सारे लोग हैं, उर्फ़ी शिराज़ी हैं, ये सब हैं। तो ये लोग तो मिले हमको, लेकिन वहाँ से कोई बहुत बड़े नक़ादों के नाम नहीं आते हैं। हाँ, चंद लोग हैं जिनके नाम हम ईरान से आने वाली मशरक़ी तनकीद के ज़ुमरे में हम उनके नाम ले सकते हैं। जैसे कहकाउस एक नक़ाद गुज़रे हैं वहाँ पर, जैसे निज़ामी उरूज़ी समरकंदी हैं, ये एक बड़ा नाम आता है हमारे पास। फ़खरी समरकंदी हैं, ये भी एक नाम आता है ईरान से, है ना। उसके बाद दौलत शाह समरकंदी है। ये नाम हमारे पास ईरान से तनकीद के ज़ुमरे में, तनकीद के झैल में आते हैं कि ये वहाँ के तनकीद निगार थे। उसके बाद तीसरी अहम बात जो मगरबी तनकीद पर बात करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, वो ये है कि हम जहाँ हैं हिंदुस्तान, हमारी जो दरख्शां रवायात हैं, ब्राइट ट्रेडिशंस, तनकीद में भी हम हैं। अच्छा, और तनकीद में अगर संस्कृत तनकीद की बात ना करें तो बात पूरी नहीं होती। अच्छा, तो संस्कृत का भी रेफरेंस है। संस्कृत का अगर हम बात करें, संस्कृत बुतीका, जो बुतीका जो लिखी थी यूनान में लिखी गई थी, तो हम ये मानते हैं, मतलब मैं अपने तौर पे ये मानता हूँ कि यूनान में, ग्रीक में जो तनकीद अरस्तु, अफलातून, सुकरात, जिनको हम सोक्रेटस बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं, ये सब, तो वो जो उनकी ट्रेडिशन जो, तो हम ये मेरा ये मानना है कि उनके जो ट्रेडिशंस थी, कौन सी, तनकीदी रवायात, और संस्कृत की तनकीदी रवायात, ये हाँ सेम है, हम पल्ला हैं, एक ही क्या इस पर खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि दोनों भी बहुत प्राचीन, बहुत कदीम है। तो संस्कृत में अब कैसे, इसकी रवायात क्या है संस्कृत के, हमने ये तो अरबी में तो देख लिया कि अरबी में ये झूठ का या और ये इस तरह से, लेकिन संस्कृत में क्या है, तो संस्कृत में अलंकार हैं, रस हैं। हम रस की बात करते हैं तो देखा जाता है कि भी उसमें श्रृंगार रस है, हम देखते हैं कि अद्भुत रस है, हम देखते हैं कि वीर रस है, हम देखते हैं कि और भयानक रस है, ऐसे 8 रस हैं। तो ये जब किसी अदबी पारे का, यानी अदबी तख्लीक का जब उसकी तनकीद की जा रही है, तो संस्कृत में भी हमारे पास ये है कि हम क्या देख रहे हैं, श्रृंगार देख रहे हैं, हम उसका, हम ध्वनि देख रहे हैं, ध्वनि अलंकार। तो हमारे पास ये सब, हमारे पास हैं ये प्रथाएं, हमारे पास ये तनकीदी रवायत है संस्कृत की भी। तो ये इतनी हेल्दी, इतनी सेहतमंद रवायत हैं ये, कि हम ये जब किसी चीज़ को देखने बैठें तो आप कहीं से भी ले लीजिए। अगर आप अरब के पैरामीटर्स को, पैमानों को देखेंगे तो हमारे पास ये है, अगर आप ईरान से देखेंगे तो उनके भी कहीं ना कहीं, अगर हम संस्कृत का अगर देखते हैं तो ये चीज़ें आएंगी कि इसमें कौन से अलंकार है, इसमें कौन से रस हैं। अब यहाँ से ये तो हमारे हो गई कदीम रवायात तनकीद की। अब वहाँ से हम आते हैं कि मॉडर्न की तरफ। तो अंग्रेज़ी में मॉडर्न, उसकी जो अंग्रेज़ी खुद एक मॉडर्न लैंग्वेज है। इससे पहले अंग्रेज़ी के मॉडर्न लैंग्वेज होने का तो हम ये देखते हैं कि इसका आपने भी अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ा है, तो अंग्रेज़ी लिटरेचर में हमने पढ़ा है कैंटरबरी टेल्स, चौसर की। तो चौसर की कैंटरबरी टेल्स के अंदर जब एक लाइन आती है तो एक लाइन में कम से कम 5 अल्फाज ऐसे आते हैं कि जिसमें नंबर दिए हुए रहते हैं, उसकी मीनिंग नीचे समझाए हुए रहते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि 15th सेंचुरी यानी 15वीं सदी में अंग्रेज़ी लैंग्वेज इतनी समृद्ध नहीं हुई थी, इतनी खुशहाल नहीं हुई थी, इतनी रिच नहीं हुई थी कि उसको आम आदमी, आज का आदमी समझ सके। मतलब अभी वो सिर्फ तरक्की के दौर से गुजर रही थी। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि जब लैंग्वेज ही अभी पूरी बनी नहीं है तो उसमें अदब तख्लीक करना और फिर तनकीद करना, ये तो बात की चीज़ है। लेकिन मगरिब से मुराद अब क्या है? मगरिब से हमारी मुराद होगी इंग्लैंड, मगरिब से हमारी मुराद होगी अमेरिका, मगरिब से हमारी मुराद होगी इटली और फ्रांस, जहाँ पे इनकी एक और ख़ास तौर से यूनान, ग्रीक। तो अब वहाँ से मगरिबी तनकीद में भी एंशियंट हमारे पास मिलता है, अरस्तु है, अफलातून है, सुकरात है, बुखरात है, ये लोग मिलते हैं हमको, देवजांस कल्बी है। फिर ये सब लोग मगरबी तनकीद के निगारों ही के ज़ुमरे में आते हैं। अगर हम सुकरात की अगर पढ़ें किताब अल जमहूरिया, रिपब्लिका, तो रिपब्लिका में उसने कहा कि भाई एक ऐसी रिपब्लिक होनी चाहिए जिसमें शायरों की जगह ही नहीं है। अब बताइए कि ऐसा समाज वो बनाना चाहता था कि जहाँ पर शायरों की कोई जगह नहीं, बाहर आ दो। तो ये क्या था? ये था उसका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे तो होती नहीं है कि आपने कहा कि नहीं होना, ये नहीं, ऐसा नहीं है। वो लॉजिक क्या है? लॉजिक है, सही बात। अकल तो वजह मांगती है, सही बात कि भाई क्यों आप, ठीक है शायरों को आप अपने स्टेट में नहीं रखना चाहते, जैसे हमारे मतलब एक वो कोई किसी भी नाम से एक राज्य कायम हो जाए, तो ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए आपको? तो बोलते थे कि शायर जो हैं वो टाइम पास करते हैं और किसी स्टेट के लिए अच्छा नहीं है कि टाइम पास करने वाले लोग हों ना उसमें। तो वहाँ ये रवायत है। लेकिन फिर बाद में जो दूसरे लोग आए, फिर उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा चेंजेस लाते चले गए, कहा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। ये भी तनकीद थी, सही बात, मगरबी तनकीद थी कि वो नहीं होना बराबर। लेकिन फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं है, एकदम बाहर कर देने से चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। बच्चा अगर बिगड़ जाए, घर का बच्चा, तो उसको घर से बाहर नहीं कर देते, सही बात। हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको सुधारें। सही बात है, सही बात है ना। हालांकि वो एक बच्चे के बिगड़ने से, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि बिगड़ा है एक तू मेरे बेटे, मगर ये सोच, बिगड़ा है एक तू मेरे बेटे मगर ये सोच, बिगड़े हैं काम कितने तेरे एक बिगाड़ से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो एक बेटे के बिगड़ने से काम कितने बिगड़ते, ये उसके जहन में बात थी, है ना। लेकिन ये हुआ कि दूसरे बाद में जो नक्काद आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको घर में रखो लेकिन सुधारो। सही बात है, सही बात। तो ये तनकीद ने अपना रूप बदला, बाहर मत करो, यहीं सुधारो उसको अपने आप में। तो कहा कि नहीं, शायरों को बाहर मत करो, सही बात, करने दो काम उनको, लेकिन ये कि उनको समाज के लिए, माशरे के लिए कारआमद बना दो, काम लो उनसे, छोड़ो मत उनको। तो मगरिबी तनकीद में ये सब, फिर वहाँ से हम आते हैं तो लव जॉनसन है, उसके बाद ड्राइडन है ना, उसके बाद आपके सिगमंड फ्राइड भी, सिगमंड फ्राइड हैं। सिगमंड फ्राइड का तो हम देखते हैं कि भी साइकोलॉजिकल, मतलब नफ्सियाती तनकीद का तो मौजूद है, वो फाउंडर है सिगमंड फ्राइड। नफ्सियाती तनकीद, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, तो ये सब यहाँ तक चले आ रहे हैं। इसमें से भी अगर हम एक अलग अलग इनको बात करें मगरिबी तनकीद में, तो हाँ, इसमें अहम कार्ल मार्क्स का हमने देखा, टॉल्स्टॉय का देखा हमने। टॉल्स्टॉय के दौर में देखिए, हाँ, एक चीज़ जो एक मुल्क का नाम जिसने अहम रोल अदा किया तनकीद में, मगरिबी तनकीद का, वो है रूस। क्योंकि जिस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, पहली जंग अजीम, तो उसके पहले, थोड़ा पहले से और उसके बाद आज तक जो अदब तख्लीक किया गया, जिसको प्रोग्रेसिव बोला गया, मतलब तरक्की पसंद, तो वहाँ से चलते फिर इश्तराकी वगैरह, तो इस अदब को, इस अदब के लिए रूस ने बहुत अहम भूमिका, बहुत अहम रोल अदा किया। क्योंकि 1917 में जो इनकलाब आया रूस में, वहाँ पर कम्युनिज़म आ गया, ज़ार चले गए। कम्युनिज़म के आते से क्या हुआ, कम्युनिज़म ने पूरी जड़ें पकड़ ली, क्योंकि उन्होंने सब वादे ऐसे ख्वाब दिखाए थे। लेकिन वो ज़ार ने जो कुछ किया, टॉल्स्टॉय जिस वक्त था वो ज़ार की हुकूमत थी, तो ज़ारों ने जो कुछ भी अवाम के साथ वहाँ किया, टॉल्स्टॉय, अब बात आप बात कर रहे थे सुबह में कि अदब जो है समाज में
या इंसानी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करता है, ये रोल अदा करता है। सही बात। कि टॉल्स्टॉय ने क्या किया, आप पढ़िए टॉल्स्टॉय को तो आप देखेंगे कि टॉल्स्टॉय ने पूरा किसान वर्ग यानी किसान तबका, ज़राअत पेशा, मज़दूर, इन सब की जो बुरी हालात थी, सही बात। उसको पूरा 1-2 रोटी और 1 गिलास वोडका, बस इसके लिए पूरी जिंदगी उसमें पूरा दिन भर वो पीसते रहते थे चक्की में। उनका पूरा खानदान उसके पास गुलाम रहता था। सही बात। तो इसने अपने अदब के ज़रिए वो काम किया। फिर उसने जो कुछ लिखा, जो तनकीद निगार थे उन्होंने उसका तनकीद की कि उसने ऐसा किया, ये किया। फिर उन्होंने निकाला उसमें से अर्क जो निचोड़ कर निकालते हैं, वो उन्होंने निकाला, टॉल्स्टॉय वगैरह ये सब। सर, तस्करे का भी बड़ा महत्व है उर्दू साहित्य में। जी जी। तो तस्करे का मतलब क्या है और उसके क्या मायने हैं? तस्करा जो लफ्ज़ है, तस्करा लफ्ज़ बना है ज़िक्र से। जिक्र। हम बोले भी किसी का ज़िक्र करना, तो जब हम किसी का ज़िक्र करते हैं तो उसको तस्करा करना कहते हैं। अच्छा। और जो तहरीरी शक्ल में लिखा जाता है वो तस्करा। तो उर्दू अदब में तस्करा लिखने की रवायत काफ़ी बहुत कदीम नहीं है लेकिन पुरानी है। ये 150 साल की नहीं है बल्कि 300-400 साल पहले की, 300 कम से 300 साल था, 350 साल के पुरानी रवायत है ये। और तस्करे आज जो हम देखते हैं कि एक ये चीज़ है कि अगर मैं अपने बारे में, अपने हालात ज़िंदगी के बारे में अगर कुछ लिखने बैठूं तो ज़ाहिर सी बात है कि उसका मरकज़ तो मैं ही रहूँगा। मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने मुशाहिदात हैं, अपने तजुर्बे हैं, अपनी ये सारी चीज़ें, तो ये कहलाएगी आप बीती। सही बात। मेरे अपने बारे में हो गया। लेकिन यही अगर उसका मरकज़ बदल जाए, हदफ बदल जाए, सही बात, तो वो हो जाएगा तस्करा। क्योंकि अब मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी में आए या जो ज़िंदगी में ना भी आए हों लेकिन जो होकर गुजर गए हैं, तो उनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब तस्करे में जिक्र कर रहा हूँ तो मैं ये तो सिर्फ अकेले तो ये नहीं कहूँगा कि भी सर आए थे मेरी ज़िंदगी में। जैसे आपकी बात अगर मैं करूँगा, अपनी किताब जब लिखूँगा कि राजदरकर सर आए थे, वो बहुत अच्छे इंसान, कुछ ना कुछ तो मुझे डिटेल लिखनी पड़ेगी ना। सही बात है, सही बात। तो अब इंसान की जिसका भी वो जिक्र कर रहा है तो सबसे पहले उसका टारगेट रहेगा उसकी पर्सनालिटी, सबसे पहला हदफ रहेगा उसकी शख्सियत, और दूसरा हदफ उसका रहेगा उसकी खिदमत, जिसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सही बात है कि साहब मैं हसनैन सर का जिक्र तो कर रहा हूँ, उनका तस्करा लिखा है, क्यों लिखा है, ऐसे क्या सुरखाब के पर थे उनमें, ऐसा क्या लगा हुआ था उनको सोने का मुकुट। सही बात। तो इसलिए कि उनका ये खिदमत ये थी, कंट्रीब्यूशन ये था उनका। सही बात है, सही बात। इसलिए जब भी हम देखते हैं कि तस्करा जब किया जाता है तो उस शख्स के बारे में डिटेल रहती है, तफसीलात होती हैं, और फिर उन तफसीलात में उसका क्या खिदमत उसने अंजाम दी है, और तस्करा निगार उसका तस्करा कर क्यों रहा भाई, कर क्यों रहा, ये बात बहुत है। वो उसकी वजाहत करता है कि मैंने इसलिए तस्करा कर रहा हूँ। तो फिर उसकी अच्छाइयाँ भी आएंगी, बुराइयाँ भी आएंगी, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये तस्करे आते हैं उसमें। सर, जब तस्करा पढ़ते हैं किसी महान व्यक्ति का तो हमको बहुत प्रेरणा भी मिलती है जी, और कभी कभी उन पहलुओं पर भी प्रकाश डाला जाता है, वो उजागर किया जाता है कि उसके क्या प्लस पॉइंट्स थे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे। सही है। तो जब अपने बच्चे तस्करा किसी का पढ़ेंगे तो वो पढ़ते समय उन्होंने किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में ज़रा बताइए। जब आप तस्करा पढ़ रहे हैं किसी का, तो तस्करा पढ़ते वक्त ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि जिस शख्स का तस्करा पढ़ रहे हैं वो शख्स किस दौर से ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि जब तक हम ये तय नहीं करते कि वो शख्स किस दौर से ताल्लुक़ रखता है, कालावधि से, तब तक हम उस वक्त जो कदरें राइज थीं। सही बात है। एक मिसाल के तौर पर अगर समझिए, मैं एक तस्करा मैंने पढ़ा तो मीर जालिब दहलवी थे। मीर जालिब दहलवी
मीर जालिब दहलवी इतने बड़े शायर थे, तो उनको असल में हो गया उस वक्त जिस तरह का रिवाज था, तो उनको किसी से हो गई मोहब्बत। उस वक्त का रिवाज था कि महबूबा को एक झलक देखने के लिए 8 दिन 1 साल यही हो जाते थे। फिर बाद में ये होता था कि एक झलक देखने के बाद वो उसकी शादी हो जाती थी इधर। इस तरह का ये माहौल ये था। आज ये माहौल नहीं है। तो मीर जालिब किसी चुनिया बेगम नाम की कोई खातून थी, वो उनके इश्क में गिरफ्तार हो गए। तस्करे की बात कर रहा हूँ कि मुझे तस्करे का दौर से क्या ताल्लुक़ है कि जब हम तस्करा पढ़ रहे हैं तो हमको आज के इसमें नहीं देखना है कि फ़ौरन उसने उठाया और मोबाइल लगा दिया। ये नहीं, वो देखना है कि वो दौर में कदरें क्या थी, वैल्यूज़ क्या थी। तो उठाया और उन्होंने बहुत मोहब्बत करने लगे। उनकी शादी कहीं और हो गई एज़ यूजुअल, जैसे उस वक्त होता था ऐसे ही। तो वो उन्होंने क्या किया, ये आज की नई नस्ल है, इस नस्ल के लिए एक सबक है इसमें। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये नहीं किया कि शराब पीने लग गए साहब, या साहब बहुत बस अब बाल बढ़ा लिए और बिल्कुल कपड़े फाड़ कर घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत मुताले में लगा दी, स्टडी में। और फिर ये हाल हुआ कि इतने गर्क हो गए मुताले में कि एनसाइक्लोपीडिया बन गए, चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया। कोई खड़े खड़े चलते चलते कहा गया, अरे मीर साहब ज़रा एक सवाल था, ये इस लफ्ज़ के माने क्या हैं? साहब बस गज़ब हो गया। क्या बात। उस एक लफ्ज़ के ना सिर्फ माना बताए जाते थे, बल्कि वो लफ्ज़ किस ज़ुबान का है, वहाँ से किस ज़ुबान से आया उस ज़ुबान में, फिर वो किस कबीले का है लफ्ज़, फिर उसकी जिन्स क्या है, मुज़क्कर है मुअन्नस है, फिर उससे और कौन कौन से अल्फाज बने हैं, उसकी पूरी ख़ानदानी पूरी तफसील मालूम हो जाती, चल रहे। फिर उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, दूसरी ज़ुबान में उसका इस्तेमाल कैसे, कहाँ वो लफ्ज़ कहाँ और कहाँ गया, बस वो एक लफ्ज़ के माना क्या पूछ लिया, चलते चले। यहाँ तक कुछ बताते हैं कि किसी ने एक साहब ने उनसे कुछ सवाल कर लिया, अब ये जवाब देते हुए चले, अब उसको जवाब जितना चाहिए था मिल गया और आगे आगे चलते चले उसका घर आ गया, वो अपने घर में गया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और इन्होंने कहा कि अरे साहब आपने सवाल किया था, जवाब तो सुनिए। क्या। तो ये हमको जब हम तस्करा पढ़ते हैं, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ ये कि मीर जालिब की मिसाल, तो ये उस दौर को भी देखना पड़ेगा। तो जो आपने सवाल किया कि नए हमारे स्टूडेंट्स, हमारे तलबा जब तस्करा पढ़ें तो किन बातों को सामने रखें? सर, तस्करे के बारे में आपने बताया कि जो व्यक्ति ये लिखता है जी, उसके ज़िंदगी में जो अहम किरदार आते हैं, जो लोग आते हैं, वो उसको प्रभावित करते हैं जी। तो ना केवल तस्करा लिखने वाला, बल्कि उसकी ज़िंदगी में जो आए उससे भी हम बहुत बड़ी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। सही। अभी जैसे कि आपने बताया कि जो टाइम पीरियड है, जो काल है उसका, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, आपने बताया। लेकिन तस्करा उस वक्त की जो अपनी परंपरा रही होगी, जो अपने उसूल रहे होंगे, जिस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था रही होगी, और आवाम में जिस तरह के सवालात या किसी समस्या का उसको उठाया होगा, उसके बारे में भी अपने को तस्करे के बारे में मालूमात होती है क्या? तस्करों का मुताला करने के बाद समाजी यानी माशरती मसाइल उस वक्त लोगों को क्या पेश आए होंगे? जाहिर सी बात है कि जब तस्करा है तो इन मसाइल के ज़िक्र के बगैर तो वो तस्करा सही खाली नहीं होगा, क्योंकि तस्करे में ये बात बिल्कुल ना उसके नाम से ज़ाहिर होती है और ना ही किसी और ज़रिए से ये बात मालूम होती है कि तस्करे का मतलब ये होता है कि इन चीज़ों का जिक्र ना आए। यकीनन आता है सही। क्योंकि जब इंसान है तो इंसान के आसपास घूमने वाली, जिसका जिक्र इंसान है तो उसका जिक्र है, सही बात। और जब जिक्र है तो उसके आसपास घूमने वाली हर चीज़ का जिक्र है, तो उसके मसाइल भी उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके मसाइल का, और अगर वो उस इंसान के जिसका जिक्र किया जा रहा है तस्करे में, अगर उस इंसान के मसाइल का जिक्र है तो वो उसके अकेले के मसाइल नहीं हैं, वो समाज के मसाइल हैं, वो माशरे के मसाइल हैं। सही बात। तो वो क्योंकि मसाइल तो आदमी को ही पेश आते हैं, सही बात, क्योंकि माशरा आदमी से बनता है। सही बात। एक जंगल में हम जाकर खड़े हैं तो वो माशरा वहाँ माशरा है ही नहीं, क्योंकि इंसान ही नहीं है।
जानवर कहीं हैं, लेकिन माशरा तो सोसाइटी नहीं कहेंगे। अगर एक जगह 100 जानवर खड़े हुए हैं वो सोसाइटी नहीं है, 3 आदमी खड़े हैं वो सोसाइटी है, सही वो माशरा है। क्योंकि माशरे के कुछ उसूल होते हैं, बराबर है ना, जैसे कम्युनिकेशन, बातचीत, सहकारी उसके तौर तरीके, अथवा मदद उठना करना, बैठना, प्रेम ये करना, सारे उसके सही उसूल, सही बात। सारी चीज़ें आती हैं उसमें। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि तस्करा किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि वो पूरे समाज, उस वक्त के समाज का आईना होता है। जी जी। लेकिन सर आजकल हम देखते हैं कि किसी बड़े अफसर या कोई पॉलिटिकल लीडर जब कुछ लिखता है अपने आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसका जो इंटेंशन होता है, जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य थोड़ा अलग होता है कि वो किसी घटना पे या किसी पार्टी पे या उस वक्त की जो सत्ताधीश है उन पे वो कमेंट करते हैं, और लोगों का ये ऐसा धारणा रहती है, उनका ऐसा मन करता है कि ये पढ़ने से मुझे कुछ ऐसी सीक्रेट मालूमात मिलेगी कि जिसका उपयोग करके मैं या वो पढ़ के मुझे बहुत इंटरेस्ट होगा या इंटरेस्ट आएगा मुझे। तो इस प्रकार के उद्देश्य जो लिखे जाते हैं तस्वीरें, उनका हल मुझे नहीं लगता अंत में जाके कोई किसी ध्यान में रहेगा या कुछ। तो ऐसे कुछ आपके ध्यान में ऐसे ही कोई कि जिसका उद्देश्य बिल्कुल अलग था करके वो इतने सक्सेस नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे, तो ऐसे अगर एक दो बताए तो जानकारी अच्छी होगी। सर देखिए, तस्करे जो आज के दौर में जो आप ने बताया है कि अलग उद्देश्यों, अलग मकासद के तहत जो तस्करे लिखे गए हैं, देखिए तस्करों का एक मकसद होता है कि एक तो ये कि उस वक्त जो लोग थे और जो फ़न था, जो अदब था, वो महफूज हो जाए। सही बात है। और एक चीज़ दूसरा, तस्करों का मकसद ये था कि जो याददाश्तें या जो लोग या जिन लोगों के काम, जिन लोगों का तख्लीक किया हुआ अदब महफूज हो जा रहा है, उसके साथ ही साथ जो तस्करा करने वाला है यानी तस्करा निगार, उसके ख़यालात भी महफूज हो जा रहे हैं उसके बारे में कि वो उसका क्या सोचना था। बराबर। मिसाल के तौर पे अगर आगे बात होगी कि तस्करे के ताल्लुक़ से और बात होगी कि मीर ने कहा कि भी ये इसका ये शेर बहुत ख़राब है, तो वो शेर अच्छा हो या ख़राब हो, लेकिन मीर की राय तो मालूम हो गई कि मीर उसके बारे में क्या सोचते थे, ये बात होगी। आज के तस्करों का जो आपने जिक्र किया है, तो आज के तस्करे कोई भी तस्करा जिसमें सतहियत मतलब सरफेशियल कोई बात होगी, जिसमें समाज का कोई सरोकार शामिल नहीं होगा, जिसमें कोई बहुत ही टाइमली या स्पॉन्टेनियस अगर कुछ उसमें शामिल है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं, तो उसका हश्र जैसा आपने कहा बुरा ही होने वाला है, वो याद नहीं रहेगा लोगों के जहनों में। वो तस्करे जिनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, मुस्बित सही बात है, फिक्र थी, जिसके तस्करा लिखने वाले के जहन में ये बात थी कि मैं जो लिख रहा हूँ ये समाज के यानी माशरे की फलाह और बहबूद के लिए लिख रहा हूँ, उनकी रहनुमाई के लिए लिख रहा हूँ, वो तस्करे आज भी सलामत है। जैसे मेरा ख्याल से 15-1 साल पहले विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है, हम उसको तस्करा समझकर अगर लेकर चलें, क्योंकि उनमें बहुत सारे लोगों के जिक्र किए उन्होंने, जैसे उनके वालिद का जिक्र है, उनके फैमिली का जिक्र है, उस वक्त के उनके टीचर जो थे सुब्रमण्यम साहब और वो रामानुजम, ये उनके जिक्र हैं, जिसका जिक्र है वो तस्करा। सही बात। तो जो आप बीती ऑटोबायोग्राफी है वो भी दैट इज़ मतलब वो भी एक हिस्सा है उसका, तस्करा का, उसमें आता ही है। तो उन्होंने जो लिखा वो इसलिए लिखा, जैसे उनके एक कोटेशन मुझे जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो पढ़ सकें, विंग्स ऑफ फायर, उसके हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुके हैं, उर्दू वाले भी, उर्दू में भी उसके तर्जुमा हो चुका है APJ अब्दुल कलाम का, तो उसको देखा जाए। वो तस्करे, इन तस्करों की ज़िंदगी ज़्यादा होती है क्योंकि ये लोगों के इसलिए लिखे जाते हैं कि लोगों को, इनके जिन लोगों के जिक्र हैं उस वक्त उन लोगों के तहीं उनके दिलों में इज़्ज़त के जज्बात पैदा हों, वो कदरें लोगों के अंदर, लोगों की ज़िंदगी में आ जाएं,
सही बात। वो ख़यालात जो उस वक्त पाकीज़ा ख़यालात उन लोगों के थे जिनका जिक्र किया गया है, वो उनसे लोग सबक हासिल करें और वैसा बनने की कोशिश करें। सही बात। इसलिए अब अगर आप ऐसा तस्करा करें कि जिसमें एक पर्टिकुलर एक ख़ास कोई पार्टी है, एक ख़ास कोई शख्स है जिसका खुद अपना किरदार बराबर मुतय्यन नहीं है, सही बात। वो खुद अच्छा किरदार था या नहीं, वो एक लोगों में एक वो कायम है कि पता नहीं, तो क्या तस्करे, वो तो सिर्फ आपने खुश कर दिया, सही बात। बाकी ख़त्म हो गया, चली गई किताब भी है, तस्करा भी गया। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि तस्करा आने वाली नस्ल पे प्रभाव डालने वाला एक साधन है, और ये लिखने वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी कि वो आने वाली नस्ल को क्या देना चाहते हैं, उनमें प्रेम पैदा करना चाहते हैं, प्यार पैदा करना चाहते हैं या नफ़रत। तो ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने कि तस्करा लिखने वाले की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। शोराए जो तस्करे होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी जी। शोराए उर्दू के तस्करे अगर हम देखें तो उर्दू के जो शोरा हुए हैं, मतलब उर्दू के जो शायर सही। हो गुजरे हैं, इनके तस्करे लिखे गए, या तो उनके हम असर शायरों ने लिखे या फिर हम असर मुसन्निफिन ने लिखे। तो इसमें दो हिस्सों में बांटा गया है इसको। एक तो उर्दू के शोरा, उर्दू के शायरों के वो तस्करे जो फ़ारसी ज़ुबान में लिखे गए, और उर्दू के शायरों के वो तस्करे जो उर्दू ज़ुबान में लिखे गए। सही बात है। मिसाल के तौर पे फ़ारसी ज़ुबान में जो तस्करे लिखे गए, उसका अगर मीर तक़ी मीर उर्दू गज़ल का बहुत बड़ा नाम है, गालिब से पहले नाम लिया जाता है। तो आपको भी कुछ अशार याद होंगे कि मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। क्या बात है, उन नीमबाज आँखों में, हाँ, सारी मस्ती शराब की सी है, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। क्या बात है, क्या बात। तो ये मीर हैं। तो मीर ने जो तस्करा लिखा उसका नाम है नुकातुश शोरा। नुकातुश शोरा। अगर आपको भी कहीं किताब ये हासिल हो तो ये ज़रूर पढ़िए। नुकातुश शोरा मीर का तस्करा है। शोरा अपने हम असर शोरा के तस्करा है, उसमें कई उन्होंने इनामुल्लाह यकीन, आबरू, आरजू, इस तरह कई शोरा ऐसे हैं जिनके तस्करे उसमें हैं, जिनका जिक्र है उसमें। तो ये तस्करा फ़ारसी ज़ुबान में लिखा हुआ है, ये तस्करा फ़ारसी ज़ुबान में लिखा हुआ है, मीर का है। तो दो हिस्सों में वो तस्करे जो फ़ारसी में लिखे हुए हैं और वो तस्करे जो उर्दू ज़ुबान में लिखे हुए हैं। जैसे और अगर मैं ज़िक्र करूं कि फ़ारसी में लिखे हुए और कौन कौन से हैं, तो एक तो मैंने बता ही दिया है कि मीर तक़ी मीर का नुकातुश शोरा है। दूसरे अगर देखें तो सैयद फ़तेह अली गुरवेज़ी का तस्करा रेख्ता गोयां है। तस्करा रेख्ता गोयां। अच्छा। रेख्ता कहते हैं गज़ल को, गज़ल को। अच्छा, रेख्ता। और रेख्ती कहते हैं ऐसी गज़ल जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार औरतों की ज़ुबान में किया गया। क्या बात है, वो रेख्ती कहलाता है। मतलब औरतें ही लिखती है वो। हाँ, अच्छा, सिर्फ औरतों की बात है। जैसे एक मिसाल उसकी मेरे जहन में आ रही है कि निसाई अदब जिसे कहेंगे, कि दश्त में, शहर में, गुलजार में कब जाती है, दश्त में, शहर में, गुलजार में कब जाती है, मेरी आवाज़ मेरे घर ही में दब जाती है। क्या बात है, ओहो, क्या बात है। ये एक औरत की आवाज़ है, औरत का दर्द, औरत का दर्द है। दर्द उसमें आ गया है इससे। तो गज़ल में जब औरत अपनी बात कह रही है कि मैं तुम्हारे याद में इतनी बेकरार हुई, हुआ नहीं, हुई, वो रेख्ती है। सही बात है। तो रेख्ता गज़ल को कहते हैं। रेख्ता गोया यानी गज़ल कहने वाले, गोया यानी कहने वाले। तो एक सैयद फ़तेह अली गुरवेज़ी का तस्करा है ये रेख्ता गोया यानी गज़ल कहने वालों का तस्करा, ये फ़ारसी में था। उसके बाद हमीद औरंगाबादी का गुलशन गुफ्तार। गुलशन गुफ्तार, गुफ्तार मतलब बातचीत, बातचीत, गुफ्तगू उसी से बना है। सही बात है, सही बात है। तो गुलशन गुफ्तार यानी बातचीत का बाग। बातचीत का, क्या बात है।
ये एक हमीद औरंगाबादी का ये तस्करा फ़ारसी में लिखा हुआ था। उसके बाद मखज़न नुकात, मखज़न कहते हैं, लफ्ज़ मखज़न जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अच्छा। और आपको हैरत होगी ये जानकर, और स्टूडेंट्स को भी हमारे ये जानकर हैरत होगी कि ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में हमारे स्टूडेंट्स इस वर्ड से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। अच्छा। अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक वर्ड है जो सबकी ज़ुबान पर है, आपकी भी मेरी भी, उसको क्या, मैगज़ीन। अच्छा। और अगर आप लुग़त देखें तो लुग़त में आपको पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ मैगज़ीन जो है ये आया कहाँ से है। डिक्शनरी, इसकी असल जो है वो अरबी है, अरबी है, और वो उसका असल लफ्ज़ जो है वो मखज़न, मैगज़ीन, मखज़न, मैगज़ीन। हाँ हाँ, सही बात। तो सौती एतबार से यानी आवाज़ के लिहाज से आप फ़ौरन जान जाएंगे। सही बात है। तो मखज़न नुकात यानी नुकात यानी पॉइंट्स, तो नए पॉइंट्स उठाए हैं, उसका कलेक्शन। सही बात। ये फ़ारसी का था, कायम चांदपुरी का। ये भी बड़े मशहूर नक्कात गुजरे हैं पुराने। फिर आयतुल्ला फतूत का रियाज़ हसनी, ये भी फ़ारसी का था। फिर उर्दू में तस्करे लिखे गए हैं। उर्दू में जो तस्करे लिखे गए हैं उसमें मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का गुलशन हिंद, गुलशन हिंद, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, इनका गुलशन हिंद, ये उर्दू का तस्करा था। उसके बाद आपके मौलवी करीमुद्दीन का तबक़ात शोराए हिंद, ये भी एक उर्दू में लिखा हुआ तस्करा था, जिसमें उस वक्त के हम असर, उनके हम असर जो शोरा थे उनका तस्करा था कि फ़लाँ फ़लाँ ये शायर हैं, फ़लाँ वो शायर है, फ़लाँ वो शायर हैं, उनकी शायरी ऐसी है, उसका नमूना, फिर उनके नज़र में वो शायर कैसा है, उसकी शायरी कैसी है, ये नमूने आते थे। फिर मीर क़ुतबुद्दीन बातिन, ये तो वली भी थे एक, इनका एक तस्करा है गुलिस्तान बेख़िज़ां। ख़िज़ां बाहर आती है, ख़िज़ां आती है, पतझड़, उसको ख़िज़ां कहते हैं। तो बेख़िज़ां जिसको पतझड़ी ना आए, बाहर ही बाहर रहे फॉर एवर, तो ये चीज़ है। मिर्ज़ा कादिर बख्श साबिर का गुलिस्तान सुखन, अब्दुल गफ़ार नस्साख का सुखन शोरा, ये अहम तस्करे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तस्करे पुराने भी और आज की भी अगर हम देखें तो लिखे जा रहे हैं। जैसे अभी सुखन वारान हैदराबाद, ये तस्करा उर्दू का अभी का है, कुछ मतलब 20-25 साल पहले का। अच्छा। सुखन वारान, तो ये इलाकाई तस्करे कहलाते हैं, जिसमें एक मखसूस इलाके के शोरा का हाल लिखा हुआ होता है और उनकी शायरी या उनके कलाम के बारे में, उनके अदबी तख्लीक़ात के बारे में तस्करा लिखने वाले के यानी तस्करा नवीस के, तस्करा निगार के अपने ख़यालात क्या थे, ये होता है। सर ये हुआ शोहरात के बारे में। जी। अभी ऐसा होता है क्या कि समाज में एक कॉमन मैन है जी, सामान्य आदमी, जिसका यानी एक वजूद जो है समाज में वो सामान्य है, यानी कॉमन मैन, जी, आपके जैसे मेरे जैसा, तो क्या वो तस्करा लिख सकता है? और अगर उसने लिखा तो क्या वो प्रभावशाली हो सकता है? कॉमन मैन तस्करा अगर लिखता है तो दो सवालात आपके इसमें, दो सवालात बन जाते हैं। एक तो ये कि क्या वो तस्करा लिख सकता है, दूसरी ये कि क्या वो इतना प्रभावशाली, इतना वो मौसर असरअंदाज होगा। तो देखिए सर, ऐसा है कि एक कॉमन मैन भी तस्करा लिख सकता है, क्योंकि इसमें जितनों का हमने जिक्र किया है तो इसमें से कुछ लोग ऐसे थे तस्करा निगार कि जो लोग आम लोग थे, जो शायर नहीं थे, हाँ, लेकिन उन्होंने अपने वक्त की शोरा अपने आसपास जो देखा। देखिए, शायर आपको अगर एक शेर बोलना है या कोट करना है कहीं, या आपको शायरी पसंद है, तो शायरी पसंद करने के लिए आपको शायर होना ज़रूरी नहीं है। सही बात। लेकिन जैसे मैं एक फ़िल्म देखने जाता हूँ तो मुझे बहुत पसंद है फिल्म, मुझे अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है, तो क्या मुझे अमिताभ बच्चन होना, एक्टर होना ज़रूरी है उसके लिए? नहीं, मुझे उसमें दिलचस्पी होना ज़रूरी है, खाली सराहना है ना। तो ऐसे ही मुझे शायर ना हूँ, मैं शायरी ना करूँ, लेकिन मुझे उसका ज़ौक़ होना चाहिए, उसकी दिलचस्पी होनी चाहिए। तो ऐसे ही एक आम आदमी जिसको शायरों से, शायरी से ज़ौक़ हो,
दिलचस्पी हो वो लिख सकता है तस्करा कि अब मेरे आसपास, मिसाल के तौर पे अगर मैं एवत महल ज़िला कहिए या हम नासिक में बैठे हैं तो नासिक में आज उर्दू में कितने लोग शायरी कर रहे हैं, मेरी नज़र में 8 लोग हैं, तो मैं 8 लोगों को लेकर सही बात। एक तस्करा लिखूंगा कि फ़लाँ साहब थे, फ़लाँ साहब हैं, फ़लाँ साहब हैं, इनकी ये गज़ल है, ये ऐसा है, इसमें ये बुरा है, ये अच्छा है, तस्करा बन गए। सही बात, मेरा ख्याल है। सही बात। सर अभी तस्करे के जो मशहूर लेखक है उसके बारे में आपने बताया, निगार जी, जो है, जी। वैसे ही तनकीद के कौन कौन से मशहूर निगार है उसके बारे में ज़रा बताइए। जी 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 जी। तनकीद में, उर्दू तनकीद में, जब से उर्दू तनकीद का बाकायदा आगाज़ हुआ उसमें सर फहरिस्त जो नाम आता है वो है सर सैयद अहमद ख़ान। उनके बाद जो नाम आता है, जो बाकायदा तनकीद के साथ साथ तहरीरी शक्ल में भी जिन्होंने तनकीद को एक चीज़ दी, जिसका नाम है मुक़दमा शेर व शायरी। ये किताब भी पढ़ने जैसी है। ये किताब आप कौमी उर्दू कौंसिल नई दिल्ली से भी ख़रीद सकते हैं, उन्होंने भी शाये की है और इसके कई एडिशन शाये हुए हैं। दिल्ली उर्दू एकेडमी भी इसको कई मरतबा शाये कर चुकी है। तो ये मुक़दमा शेर व शायरी हाल ही का एक ऐसा काम था जिसने उर्दू तनकीद को एक नया रुख दे दिया। उससे पहले बाकायदा तौर पर उर्दू में तनकीद निगारी का कोई ऐसा चलन नहीं था। सर सैयद की अगर हम बात करें तो सर सैयद ने जो तनकीद की, सर सैयद की तनकीद कैसी थी कि सर सैयद के देखिए उसी वक्त 1857 का इनकलाब आया था। सियासी हालात बहुत ख़तरनाक हो गए थे। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का, इनकलाब का आगाज़ हो चुका था। और फिर उसके बाद 1857 की नाकामी के बाद हिंदुस्तान में जो कोहराम मचा तो उसमें सब लपेटे में आ गए। बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े हुफ़ाज़ कराम, इनको दिल्ली की कोई किसी बताते हैं कि दिल्ली की जितने दरख्त थे दिल्ली में, तो हर की कोई मोटी और मजबूत शाख ऐसी नहीं बची थी जिसके ऊपर उलमाए कराम को फांसी पे ना लटकाया गया। इसकी वजह से कि इन्होंने इसकी ये अपराइजिंग जो थी, ये इनकलाब, इसमें अहम रोल अदा किया था ये मामला। लेकिन उसके साथ ही साथ उस वक्त सर सैयद ने ये देखा कि उस वक्त ना उर्दू शायरी बहुत अच्छा काम कर रही थी और ना उर्दू नसर अच्छा काम कर रही थी। उसमें वही आशिकाना जज्बात, इश्क और आशिकी, प्यार मोहब्बत, ज़रूरत इस बात की नहीं थी। तो सर सैयद ने फिर तनकीद की कि ये वक्त नहीं है, अब हालात ऐसे हैं कि अब इसे छोड़ दो, ये गुलो बुलबुल वाले मामला हटा दो, अभी तो नई बेदारी लाओ, नए जो तकाज़े हैं ज़माने के, नई नस्लों को उनसे मुतारुफ़ करवाओ, उनको बताओ कि उन्होंने क्या करना चाहिए, रहनुमाई करो उनकी। सही बात है। गुलो बुलबुल के पर मत बांधो। सही बात। ये सर सैयद ने बताया, ये उनकी तनकीद का तरीक़ाकार था। उसके बाद फिर हाली आए, तो हाली तो ख़ुद सर सैयद के शागिर्द थे। हाली को शायरी से इसलिए शगफ़ था कि गालिब ने ख़ुद कहा कि अगर तुम शायरी नहीं करोगे तो अपने आप पर जुल्म करोगे। क्या बात। तो इसलिए हाली ने फिर कहा कि नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं तो करता हूँ। तो उन्होंने फिर मुक़दमा शेर व शायरी लिखा और मद्दो जज़र इस्लाम जैसी नज़्म लिखी उन्होंने, जो आज भी एक बहुत ही आला दर्जे की नज़्म मानी जाती है, जिसने एक बेदारी पैदा की। 2 नज़में ऐसी हैं, चलते चलते मैं ये बताता चलूँ कि 2 नज़में ऐसी हैं कि जो नए स्टूडेंट्स ने पढ़ना चाहिए। एक है शिकवा जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की, और दूसरी है हाली की मुसद्दस, यानी मद्दो जज़र इस्लाम या मुसद्दस, उसको उसी को कहते हैं। एक ही किताब के 2 नाम हैं, मुसद्दस हाली अच्छा, या मद्दो जज़र इस्लाम। मद कहते हैं ऊपर जाने को, ऊपर चढ़ना, जज़र मतलब नीचे घटना। तो इस्लाम का ऊपर चढ़ना उरूज और इस्लाम का उसका ज़वाल, इसका ये पूरी नज़्म ये बताती है। और उसको मुसद्दस इसलिए कहा जाता है कि मुसद्दस कहते हैं 6 को। अच्छा, मुसद्दस कहते हैं 6 को। तो उसमें एक नज़्म का एक स्टैंजा यानी बंद होता है। हाँ हाँ।
एक एक बंद 6-6 मिसरों का है, इसलिए उसको मुसद्दस कहा जाता है। मुसद्दस कैसे, क्या बात है। तो ये दो नज़में जो हैं जिन्होंने बहुत गहरा असर डाला, आज 125 साल गुजरने के बाद भी ये नज़में अपनी ताजगी के साथ और अपने पैगाम के लिए उतनी ही ताज़ा समझी जाती हैं जितनी उस वक्त थी सही बात। जब वो लिखी गई। तो नई नस्ल ने इसको पढ़ना चाहिए सही बात। किसी भी हाल में। सर, तस्करे और तनकीद के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं तो यही चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने कहा कि कितनी भी पुराने हो जी, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, और वो कुछ ना कुछ हमको देती है, कुछ ना कुछ हमको सिखाती है। तो आज आप तस्करे और कुछ नाम हाँ, नाम और जहन में आ हाँ, रहे जरूर हैं जरूर कि जो अहम तनकीद निगार थे, हाल ही तक की हम बात चूँकि वहीं तक चल रही थी, वहीं ख़त्म हो गई थी, तो हाल ही के बाद शिबली बड़ा नाम तनकीद का, शेरुल अजम इस नाम की किताब लिखी शिबली ने। अल फारूक उनकी किताब है, लेकिन शेरुल अजम के जो जितनी भी जिल्दें हैं उसमें शायरी के बारे में हाँ शिबली की राय है, और वही राय उनकी तनकीदाना बसीरत है, मतलब उनकी तनकीद है कि वो कैसे तनकीदी सोच कैसी रखते थे, ये शिबली का। उसके बाद मौलवी अब्दुल हक। अच्छा, मौलवी अब्दुल हक जिनको बाबाए उर्दू कहा जाता है, बाबाए उर्दू, फादर ऑफ उर्दू, ओहो, इतना बड़ा काम है उनका। वो भी तनकीदी बसीरत रखते थे। उसके बाद नियाज़ फतेहपुरी, जिनका एक मैगज़ीन निगार निकलता था, निगार मैगज़ीन का नाम है, जो 44 साल तक चलता रहा। अच्छा, जब तक निगार जिंदा रहे, वो नियाज़ फतेहपुरी ज़िंदा रहे, तब तक निगार निकलता रहा। और निगार का एक ऐसा एक गलबा था उस वक्त कि लोग जो शायर ना हो तो भी वो निगार पढ़ता था, इतना वो होता, एक क्रेज़ था निगार का। बाद में जब वो उनका इंतकाल हो गया तो वो पाकिस्तान से निकलता रहा, अब निकलता है या नहीं पता नहीं वो निगार का। उसके बाद मजनू गोरखपुरी बड़े नक्काद रहे, सैयद एहतशाम हुसैन ये भी बड़े नक्काद हैं, आल अहमद सुरूर ये बड़े नक्काद हैं। इसके बाद कलीमुद्दीन अहमद के बारे में आप उर्दू गज़ल को, वो उर्दू गज़ल की है, उर्दू जो है वो गज़ल उर्दू की आबरू है, ये कहा गया। तो ये ऐसे नक्काद रहे कि जिनके जुमले मशहूर हो गए। उसके बाद कलीमुद्दीन अहमद के बाद मोहम्मद हुसैन अस्करी हैं, इन नामों में नक्कादों के नाम में प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम हैं, प्रोफेसर मोहम्मद हसन हैं, और डॉक्टर गोपीचंद नारंग हैं। उसके बाद आपके कमर रईस साहब हैं, और जैन साहब हैं, और आपके वज़ीर आगा हैं। तो ये सारे नाम ऐसे हैं उर्दू तनकीद के अहम नाम हैं कि इनकी किताबों का मुताला करना ही चाहिए। जैसे मैं एक किताब रिकमेंड करूँगा, अगर 3rd ईयर के तलबा अगर इंतकादियात, एक किताब है नियाज़ फतेहपुरी, अच्छा, अगर वो ये पढ़ें तो बहुत अच्छा उनके लिए, स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक्सटेंसिव स्टडीज़ के लिए, कि वो इस किताब का भी मुताला करें तो उनको पता चलेगा कि भाई तनकीद क्या चीज़ है। और चूँकि नियाज़ फतेहपुरी तासुराती तनकीद के लिए उनका दबिस्तान जो था वो तासुराती तनकीद था, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि तासुराती तनकीद कैसे लिखी नियाज़ फतेहपुरी, वो एक चीज़ उसमें अहम है। तो धन्यवाद सर आपका एक बार फिर, तस्करे और तनकीद के बारे में आपने हमको इतनी जानकारी दी। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने स्टूडेंट्स से कि ये दोनों जो प्रकार है उससे हम ज़रूर पढ़ें। जब भी ऐसा नहीं कि अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना और बाद में उसे भूल जाना, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम होने के बाद आप इसको पढ़ें और उसका जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण कहते हैं, वो आप ज़रूर करें। सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे स्टूडेंट्स को इतनी जानकारी दी, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। नहीं, बल्कि मैं जाते जाते एक बात भी कहना चाहूँगा कि भी आपने उर्दू की जो ये यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी में उर्दू की जो शमع जलाई है, तो उसके लिए मुझे कुछ बात याद आ रही है, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ कि अपनी क़यादतों में हवाले के वास्ते, अपनी क़यादतों में हवाले के वास्ते
काफ़ी है एक चिराग उजाले के वास्ते। क्या बात है, क्या बात और इस कैमरे के पीछे भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं धनंजय देशमुख सर। तो अब चूँकि वो यहाँ है नहीं और ख़ामोशी से अपना काम कर रहे हैं वो, सही बात ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, क्या फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद सर। जी जी। और मैं फिर मैं चाहूँगा कि यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी में आप जो आपका कंट्रीब्यूशन है तो ये कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहे। एक बड़ा काम यूनिवर्सिटी ये कर रही है कि सारे लैंग्वेजेस को भी समेटते हुए एकदम करीब ला रही है। तो वो सारी दूरियां जो हैं, ये एक बड़ा काम हो रहा है कि वो दूरियां ख़त्म होकर नज़दीकियां बढ़ रही हैं। और अल्लाह ताला इसको और नज़दीकियां बढ़ाने वाला इदारा बनाए आपके गाइडेंस में, आपके रहनुमाई में। धन्यवाद।